अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हुकूमत ने जो इंतहाई शर्मनाक वारदात डालने की कोशिश की वो पकड़ी गई, उसमें वो कामयाब नहीं हुई। अब आए बाएं शाएं हो रहा है, इस पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि इन तमाम तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखना था, इस पे बात करेंगे। जस्टिस वजूद्दीन, जो कि खुद इमरान खान साहब और PTI के हवाले से आपको पता है वो उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, वो भी इन तरमीम के खिलाफ बोले हैं। वो क्या है उस पर बात करेंगे। नून लीग के अंदर दो धड़े इस टाइम सामने आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। 18वीं तरमीम के ऊपर 372 घंटे की डिबेट का क्रेडिट लेने वाली जो पीपल्स पार्टी है वो क्यों इस तरह की बातें कर रही है और क्यों उसने इसमें भी अपना रोल प्ले नहीं किया, उस पर बात करेंगे। मसौदे के अंदर जो चीजें थी और मसौदा क्यों छुपाया गया, इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले नून लीग। वजीर कानून नून लीग की तरफ से उनके चहेते सहाफी और खुद नून लीग इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह उन्हें मुसवदे का नहीं पता था। कल मैंने आपके सामने बात की थी कि जो उन्होंने वजीर कानून ने कहा कि मुसवदा अभी मुझे मिला है। कल मैंने बात की थी कि वजीर कानून जो होता है वो मुसवदा बनाता है। वजीर कानून को एक एक चीज का पता होता है। तो ये जो अपने ऊपर से इल्ज़ाम या जो चीज़ें आ रही हैं, इतनी खतरनाक किस्म की जो तरमीम आई है कि सारे अपने दांतों में वो जुबान दे रहे हैं इन तरमीम को पढ़ के, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सुबकी उठानी पड़ी है। उस सुबकी के चक्कर में अब ये आए बाएं शाएं करके मामले को रफा दफा करके कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मुसवदा अभी मिला है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, सबको पता है कि आप कहाँ से बोलते हैं और कहाँ से आए हैं। सबको पता है कि बार कौंसिल को आप किस तरह किसके कहने के ऊपर वो करते हैं, और सबको पता है आप किस तरह आगे आए हैं और किधर से इशारे लेते हैं। ये चीजें सबको पता है। आपने इस पूरे मुसवदे को बनाने में पूरी मदद की है और सारा कुछ आपके इल्म में था और सारा कुछ जो आप बनाना चाहते थे वो था। एक चीज मैं और भी बीच में ऐड करता चलो, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसमें फजलुर रहमान साहब, काजी फैसल साहब को आईनी जो आईनी अदालतें जो लगाने की बात की जा रही है, उसके अंदर फजलुर रहमान साहब का क्या ख्याल है काजी फैसल साहब को लेकर, वो भी बताता हूँ। लेकिन नून लीग जिस किस्म की ये तरमीम लेके आना चाह रही थी, हमेशा से नून लीग ने वारदात ही डाली है। सो कॉल्ड जमहूरी पार्टी बनने का जो इसने हमेशा ढोंग रचाया है, उसके पीछे बहुत ही खतरनाक गेम सामने आती है। हमेशा जजों को खरीदने का, जजों की रिकॉर्डिंग करने का, जजों के स्कैंडल बनाने का जो तुरा इम्तियाज है, जो शुरुआत है, वो सबसे पहले नून लीग ने शुरू की है। और जजों को मैनेज करने का जो चस्का नून लीग को है वो पता है। हालांकि गद्दार कौन में खुद कहते हैं, खुद जजों को मैनेज करते रहे, लेकिन जिस टाइम नवाज शरीफ साहब का अपना केस चला 99 में, जजों को किसी और ने जब मैनेज कर लिया तो फिर नवाज शरीफ साहब को तकलीफ हुई थी कि हमें तो जनाब आजाद जज ही सूट करते हैं। हमें वो कहते हैं कि मैं सोहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हैं गद्दार कौन में कि रहमत जाफरी जो सिंध के जज थे, सिंध के जज आजाद जज हैं। और भाई आप लोगों ने तो पंजाब के जजों को खराब किया, आप लोगों ने तो बेचा, आपने खरीदा उन्हें, आप लोगों ने नोट तकसीम किए, आप लोगों ने उनको ओहदे दिए, आप लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जान नहीं छोड़ी। और आप कहते हैं कि जनाब साहब सिंध के जज ज्यादा अच्छे थे, रहमत जाफरी ज्यादा अच्छे थे, और आप कहते हैं कि रहमत जाफरी ना होते तो मैं तो फंस जाता। आपने वही वाली मेडिसिन टेस्ट कर रहे थे जो आपने बनाई थी खुद, क्योंकि खुद आपने जजों को जब आपके सामने आया, जब उन्हीं जजों को किसी और ने मैनेज किया तो फिर आपको बड़ी तकलीफ हुई। और ये तकलीफ आपको हर वक्त उसी टाइम होती है जब आपको तकलीफ पहुंचती है। वो जी हम गिलानी के साथ खिलाफ हो गए थे, अदालत का साथ नहीं देना चाहिए था। जब आपके ऊपर केस बने फिर आपको प्रॉब्लम आई, जब आप मेमो गेट में चले गए फिर आपको प्रॉब्लम आई। और हमेशा यही आपके सामने आता है। इतनी खतरनाक तरमीम आप करने जा रहे थे, क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था? अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था तो फिर नवाज शरीफ साहब को हक ही नहीं है कि इस पार्टी की सदारत करें, इस पार्टी के सरबराह बने। उनको कतन कोई हक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब पार्टी आपके भाई के और किसी और के पास है। आप अगर नहीं चला सकते तो आपको कोई हक नहीं, आप चुप करके आराम से घर बैठे। बिल्कुल आप अपनी बेटी के वजारत आला के लिए और भाई की वजारत उस्मा के लिए जनाब साहब हर चीज मानते जा रहे हैं। आपको नहीं था पता कि क्या हो रहा है? नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ने आपको नहीं बताया था? आपने उनसे पूछा आगे? अभी आपने दोबारा लाके उनसे पूछा है कि जनाब साहब आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम, आर्टिकल 199 के अंदर तरमीम, आर्टिकल 63A के अंदर तरमीम, आर्टिकल 187 पर नहीं कौन सा है उसके अंदर तरमीम, एक एक आर्टिकल को आप तरमीम करके आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे थे और आपको नहीं था पता। ये जनाब साहब आजम नज़ीर तारड़ साहब आपको पता था। ये जो आप कह रहे हैं ना, और मैं हमें आज मिला है, मुसवदा मिला है, ये जनाब ऐसी बात नहीं है। आपको सारा कुछ पता था। अब आप अपने ऊपर और अपनी जमात के ऊपर से ये उतारने के लिए, और फान सिद्दीकी और ये सारे कंपनी जो शुरू हुए हुए हैं, जिस तरीके से आपने
जो रोल प्ले किया है वो सबके सामने है। मैं आता हूँ उधर के कौन कौन जो लोग थे वो क्या था। दूसरे आते हैं फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब भी आता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने कहा, फजलुर रहमान साहब ने के हवाले से कहा जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कि वो इस वक्त इसलिए इरिटेट हुए या वो ऑफेंड हुए जिसे कहना चाहिए कि वज़रा ने कह दिया जी वो हमने बात कर ली है, फजलुर रहमान साहब से बात होगी है, गल होगी साड़ी, वो जो कहते होते हैं ना साड़ी गल होगी। तो सुना कि फजलुर रहमान साहब उसकी वजह से भी हुए और फिर फजलुर रहमान साहब ने अगले पिछले पुराने बदले भी निकाले। फजलुर रहमान साहब को पीपल्स पार्टी पे बदला था जो पिछले उसमें किया उनके साथ वहाँ के पी से उनका गवर्नर फारिग किया, वाले साहब को जनाब सदर बना लिया, उन्होंने जरदारी साहब बन गए और ये वो उधर से भी था। नून लीग कभी लिफ्ट नहीं करवाती थी, लेकिन कामरान मुर्तज़ा का भी बहुत अहम रोल है। ज़ाहिर कामरान मुर्तज़ा ने जाके जजों के आगे खड़ा होना है। कामरान मुर्तज़ा साहब उनके वकील JUI के सेनेटर हैं, उन्होंने भी बताया कि ये ड्राफ्ट तो इतने खतरनाक है, इतना खतरनाक है जिसका हिसाब ही नहीं। और ये भी सुनने में आया कि दूसरा ड्राफ्ट जब उनके सामने रखा गया कि अब ये बेहतर हो गया होगा, तो उन्होंने कहा ये उससे ज्यादा खतरनाक है फजलुर रहमान साहब को। तो इस हद तक यानी कि फजलुर रहमान साहब ने जब आगे से अब आगे जाके वो क्या करते हैं, रोल किस तरह का प्ले करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ। तो किसी किस्म की अगर PTI वालों ने भी खुशफहमी रखी हुई है वो भी जरा सुन लें। लेकिन अभी तक का जो पसूड़ी डाली है फजलुर रहमान साहब ने और कुछ किया नहीं किया। ये 10 दिन 11 दिन जब भी असम्बली का इजलास होता है, ये दे के उन्होंने जितनी बार कौंसल्स हैं, जितने सहाफ़ी हैं, जितने सियासतदान दूसरी जमातों के हैं, उनको टाइम दे दिया कि आप मसवदा तसल्ली से पढ़ें और उसके अंदर बताएं क्या क्या है। जब ये क्योंकि रातों रात बगैर हर किसी से छुपाए हुए, वो जो पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती थी, हमने 372 घंटे हमने डिबेट करवाई थी, तो तब कहीं जाके ड्राफ्ट बना था उसका 18वीं तरमीम का, बड़ा क्रेडिट लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे किसने बनाया? कि आप भी बीच में शामिल था? क्यों शामिल थे? इस वजह से कि जरदारी साहब को आउट ऑफ द वे जाके बनाया गया सदर, और इस वजह से कि आपकी पोजीशन अब खुद कंप्रोमाइज है, इस वजह से कि आपने इलेक्शन के अंदर फेवर्स लिए हैं और ये इलेक्शन के बाद जो सेटअप बना उसमें फेवर्स लिए, सिर्फ इस वजह से है ना, और तो कुछ नहीं। मतलब चले नून लीग से तो हम कोई तवक्को रखते नहीं है, वो तो उनका तो रिकॉर्ड ऐसा है। आप तो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, आपके तो नाना जान ले गए थे, उस नाना जान के आइन के साथ जो खिलवाड़ होने वाला था आपको पता था, और आपने किस तरह इजाजत दे दी नाना जान के आइन के साथ खिलवाड़ करने की। तो जनाब साहब ये, और यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो बात की है कि सिर्फ मुझे अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से आप देख ले जाके आर्टिकल 8 क्या है, बुनियादी हकूक की सलब कर लिया जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर कोई जाता है तो उसके बुनियादी हकूक ही हक ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रह जाता है इन तरमीम के बाद कि सुप्रीम कोर्ट जाके कत्ल के मुकदमे सुने, प्रॉपर्टी डीलरों के सुने, वो ना पार्लियामेंट को छेड़ सकती है, ना सेनेट, कौमी असम्बली, किसी को छेड़, सियासतदानों को, ना काबीना को, किसी मामले में नहीं। वहां पे कौन होगा? अपने पसंदीदा जज, जिनको खुद वज़ीर आज़म साहब लगाएंगे। यानी वज़ीर आज़म साहब कहेंगे ये वाला जज जो है ये हमारे फैसले करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये करेगा। यानी कि जो जिनको कटहरे में खड़ा होना है, जिनके ऊपर इल्जाम होते हैं सियासतदानों के ऊपर, आपने क्या क्या किया, जिन वज़ीर आज़म को अपनी काबीना का और अपना हिसाब किताब देना होता है अपनी गवर्नेंस का, वो खुद डिसाइड करेंगे कि ये वाला जज जो है ना ये हमारे फैसले करेगा। ऐसे कभी हुआ है दुनिया में? पूरी सुप्रीम कोर्ट को फारिग किया जा रहा है, हाई कोर्ट को फारिग किया जा रहा है, उसके अंदर हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। वो फलानी तैनाती वो करेगा जो वो उसके अंदर अटॉर्नी जनरल होगा या वो नुमाइंदा होगा फलाना बार कौंसिल का, एक वजीर होगा फलाना। वो वजीर का क्या काम है जज को तैनात करने का? वजीर तो अपने काम करें जाके। तो इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी के हवाले से भी चढ़ाई की है, उन्होंने कहा कौम को खड़ा होना पड़ेगा, इस हवाले से भी उन्होंने बात की, और भी उन्होंने साफियों के साथ काफ़ी सारी बातें की है, जिसका लुब्बे लबाब यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। उनको पता, आपको याद है ना वो क्योंकि आज इमरान खान साहब ने बात भी की है कि इन्हें पता है कि ये खुल गया केस अगर इलेक्शन वाला तो सारा कुछ फैसले रिवर्स हो जाएंगे। याद है ना आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था कि अक्टूबर में बड़ा कुछ हो जाएगा और अक्टूबर में ये हो जाएगा और अक्टूबर में हो जाएगा, याद है ना? तो उसी अक्टूबर से डरे हुए हैं कि कोई आगे नया बंदा केस न खोले, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो आइन बनाने वाली जो अदालत होगी वो हमारे हाथ में हो। और काजी फैसल साहब से उम्मीदें लगाई हुई है कि वहां पे इधर चीफ जस्टिस साहब जो भी मर्जी बन जाए, उधर उसको भी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का नाम खत्म कर रहे हैं। यानी कि हद है, ये तो कर ही है, इसके पीछे भी लोग हैं ना। देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन नाराज था, किन जजों ने किन के खिलाफ लेटर लिखे, किन के खिलाफ लिखा, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था सारा कुछ। तो वो अपने काम करवाते जा रहे हैं, ये जनाब अपनी छोटी छोटी खुशियां लेके हमसे ये भी पूछ परतीत नहीं होगी, हमसे ये भी नहीं, और पूरी जो ढांचा है उसका सत्यानाश मारने के चक्करों में। और काजी फैसल साहब के हवाले से तो फजल रहमान साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये अगर इधर भी नहीं है, इधर तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली अदालत में भी नहीं जा सकते। तो काजी फैसल साहब का तो दरवाजा बिल्कुल ही फजल रहमान साहब की तरफ से बंद है। फजल रहमान साहब और
पीटीआई के बारे में भी सुना है कि एंगेज किया जा रहा है। तो अब जितनी तरमीम लेके आई जा रही हैं, मौत दिखा के बुखार पर राजी किया जाएगा। जी देखें जी, हमने आपकी मुद्दत मुलाजमत वाली नहीं मानी, देखें जी आप फलानी नहीं मानी, ये मान लें, ये मान लें। असल मामला ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन, ये पीटीआई भी सुन ले, जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी कोर्ट लगेंगी, जब चीफ जस्टिस का हक जो है वो कमेटी के पास जो भी है, उसको नोटिस वाला खत्म हो जाएगा, 184 के तहत खत्म हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? ये पीटीआई वाले जो कह रहे हैं ना, खबरें आ रही हैं कि वो मान जाएंगे कि इस पे आईनी अदालतों पे, तो जनाब वो बिल्कुल ठीक। आज किसी ने कहा कि 22 लाख केसेस निचली अदालतों में है, उसकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 22 लाख केस के वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, 54,000 की बड़ी तकलीफ हुई हुई, तो पहले कर लेते। इसी टाइम क्यों याद आया? निचली वाली कोर्ट को कौन ठीक करेगा? उधर जाके करे ना, उधर तो आप हाथ ही नहीं डालते। 22 लाख क्या, मैं आपको कहता हूं 1 करोड़ भी अगर पेंडिंग होते ना, 1 करोड़ भी, तब भी इनको कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ असल में 54,000 केसेस की नहीं है, क्योंकि 54,000 की केसेस से ज्यादा इनको 22 लाख की तकलीफ होनी चाहिए थी। 54,000 केसेस की तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमने पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन खोलेगी, जगह जगह गवर्नेंस के हवाले से बुलाएगी, ये फलाना। भाई आपके मामला ठीक है तो आपको जजों से क्या डरना है? आप और हर जगह अपना पसंद का एक जज क्यों लगाना चाह रहे काजी फैसा? और जी इधर से भी रिटायर होंगे तो जनाब उधर, इसका मतलब क्या है कि वो आपको फेवर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि आपको फेवर कर रहे हैं। तो ये जनाब सब था, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।